वेलकम टू रिडैक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है चालाक किसान और चार चोर। ये एक फैंटेसी जॉनर की कॉमिक्स है और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी मनोज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस मजेदार कॉमिक्स को जिसका नाम है चालाक किसान और चार चोर। चालाक किसान और चार चोर। एक गांव में रामदास नाम का एक भोला भाला व सीधा साधा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, अब मेरे बाल बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते थे और फसल की उचित कीमत नहीं देते थे। यही कारण था कि वो फटेहाल रहता था। सुनो रामदास, तुम्हारी फसल केवल देखने में ही अच्छी है, लेकिन इसमें कीड़े लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं 20 रुपए दे सकता हूँ। बोलो, मंजूर है? मंजूर है लाला जी। आप भला झूठ क्यों बोलेंगे? घर लौटने पर बस 20 रुपए। इन 20 रुपयों से खर्च कितने दिन चलेगा जी? अरे भगवान, फसल देखने में ही अच्छी और बहुत अधिक थी, लेकिन उसमें कीड़े लग चुके थे। भला उस सेठ धर्मचंद का, जो उन्होंने 20 रुपए दिए, वरना दूसरा तो 5 रुपए भी नहीं देता। बड़ी मुश्किल से वो अपने परिवार की गुजर बसर कर पाता था, लेकिन उसे कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी। एक बार दशहरे के दिन रामदास दुर्गा माता के दर्शन करने मंदिर में गया। इससे पहले उसने दुर्गा माता की मूर्ति कभी नहीं देखी थी। दुर्गा माता की सुंदर मूर्ति और 10 भुजाएं देखकर वो आश्चर्यचकित हो उठा। उसने पहले माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर भोलेपन से कहा, हे माँ दुर्गा, तुम्हारे तो 10 हाथ हैं और 10 हाथों में कोई ना कोई हथियार है। ये तो बताओ कि यदि तुम्हें जुकाम हो जाए और नाक बहने लगे तो तुम पोंछोगी कैसे? दुर्गा माँ रामदास के भोलेपन पर प्रसन्न हो तुरंत साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट हो गई और मुस्कुराकर बोली, सुनो रामदास, तब मैं एक हाथ का हथियार धरती पर रख दूंगी और नाक पोंछ लूंगी। अरे दुर्गा माँ तो बहुत चालाक है, कितनी आसानी से मेरा एक प्रश्न हल कर दिया। कुछ सोचकर रामदास ने दूसरा सवाल किया, माँ, तुम्हारे आगे तो इतने सारे फल और मिठाइयाँ पड़ी है, क्या ये सब तुम ही खाओगी? हाँ, मैं तो इन्हें छू भर देती हूँ, इन्हें मेरे भक्त लोग ही खाते हैं, क्या तुम भी लोगे? रामदास के मुंह से लार टपकने लगी। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, तो दो ना माँ। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। दुर्गा माँ ने अपने हाथों रामदास को भरपेट मिठाइयाँ और फल खिलाए। और लो ना रामदास, देखो कितना स्वादिष्ट है ये लड्डू। बस माँ, और नहीं, वरना मेरा पेट फट जाएगा। इतना तो मैंने आज तक नहीं खाया जितना तुमने आज खिला दिया। फिर रामदास जाने को हुआ तो दुर्गा माँ ममत्व भरे स्वर में बोली, बेटा रामदास, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। वर? हाँ बेटा, कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। रामदास उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में उसे अब तक किसी चीज का अभाव न था। भरपेट सत्तू और मांड भात मिल ही जाता था, चिंता किस बात की थी? क्या वर मांगू माँ से, जिंदगी तो कट ही रही है आराम से। जब सीधे साधे रामदास की समझ में काफी सोचने विचारने के बाद भी कुछ नहीं आया तो वो भोलेपन से बोला, माँ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि तुमसे क्या वर मांगू। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी से पूछकर कल मैं तुमसे वर मांग लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। जाओ, अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके जो वर चाहिए कल मुझे इसी समय आकर बताना। ठीक है माँ, तो फिर मैं अब चलता हूँ। और दुर्गा माँ से छुट्टी लेकर रामदास तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। वाह, पार्वती सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी। वो समझदार है, हो सकता है वही कोई अच्छा सा वर मांगने के लिए सुझाव दे दे। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। दुर्गा माँ मुझ पर प्रसन्न है, वो वर देना चाहती है। अब तू ही बता, क्या वर मांगू उनसे? आहा, थोड़ा ठहरो, अभी बताती हूँ सोचकर। दुर्गा माँ वर देना चाहती है, ये सुनकर उसकी पत्नी खूब प्रसन्न हो उठी। कुछ देर सोचने विचारने के बाद वो बोली, ए जी सुनो, मैंने सोच लिया है, दुख भोगते भोगते हम परेशान हो गए हैं, इसलिए माँ से धन मांग लेना ताकि आराम से गुजर बसर हो सके। धन? लेकिन धन मांगकर क्या होगा? घर तो आराम से चल रहा है, देखो ना, सत्तू और मांड भात खाकर मैं कितना मोटा तगड़ा हो गया हूँ।
पार्वती अपने पति के भोलेपन पर अपना माथा पीटती हुई झल्लाए स्वर में बोली, आपकी इसी मूर्खता के कारण ही तो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, वरना जितना परिश्रम आप करते हैं और अन्न उपजाते हैं उससे तो हमारे दिन बड़े आराम से कट रहे होते। अब भी अवसर है, माँ से कल धन ही मांगना, वरना निर्धनता के कारण जीवन भर पछताओगे। अच्छा भगवान, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगा। जाओ अब सो जाओ। दूसरे दिन वो निश्चित समय पर मंदिर में जा पहुंचा। उसे देखते ही दुर्गा माँ पुनः प्रकट हुई। प्रणाम माँ। दीर्घायु हो बेटा। तुमने अपनी पत्नी से विचार विमर्श तो कर ही लिया होगा। कहो क्या वर मांगना चाहते हो। लेकिन भोला भाला रामदास रात बीतने और मंदिर तक पहुंचने के बीच अपनी पत्नी की बात भूल चुका था। वर मांगने की बात सुनते ही वो अपनी खोपड़ी खुजाने लगा। ओह, क्या वर मांगने के लिए कहा था पार्वती ने, मैं तो भूल ही गया। किस सोच में डूब गए रामदास। जब काफी सोच विचार करने के पश्चात भी उसे वर में धन मांगने की बात ध्यान में नहीं आई तो वो लज्जित हो उठा। हे माँ दुर्गा, मैं बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे चालाक बना दो। अच्छी बात है, तुम चालाक हो जाओ, पर क्या अपने लिए धन नहीं लोगे। अरे, धन का जिक्र आते ही रामदास चौंक कर उछल पड़ा और वो व्याकुल स्वर में बोला, मैं धन ही तो लेने आया था माँ, पर यहाँ आते आते भूल गया, अब क्या करूं। तुम सचमुच बहुत भोले भाले हो। जाओ, मैंने बुद्धि के साथ तुम्हें धन भी दिया। धन्य हो माँ। और रामदास खुशी खुशी घर लौट आया। उस साल रामदास के खेत में खूब उपज हुई। आहा, खूब उपज हुई है, अब हमारे पास धन का अभाव नहीं रहेगा। नियत समय पर फसल की कटाई व सफाई करने के पश्चात रामदास अनाज को बैलगाड़ी में लाद मंडी पर पहुंचा। अरे वो देखो, मूर्ख रामदास अपना अनाज लेकर आ पहुंचा है। चलो सस्ते में सौदा करते हैं, लाभ आपस में बांट लेंगे। ठीक है, चलो। रामदास के सीधे और भोलेपन का फायदा उठाने के लिए तुरंत पहले की तरह बहुत से व्यापारियों ने उसे घेर लिया। अरे आओ भाई रामदास, क्या लोगे इस अनाज का। अरे भाई, मैं तो ना खरीदूं इसे, दानों में कुछ जान नहीं। हाँ भाई, पहले की तरह इसमें भी कीड़े लगे हैं। किंतु दुर्गा माँ के वरदान से रामदास अब पहले जैसा मूर्ख नहीं रह गया था, अतः व्यापारियों की चालाकी भांपते उसे देर नहीं लगी। ठहरिए सेठ जी, मेरे अनाज का सौदा हो चुका है, पूरे 450 रुपए में। हाँ, यदि आप में से कोई पूरे 500 दे तो मैं इसे बेच सकता हूँ, वैसे ये पूरा अनाज 600 का है, सोच लीजिए। क्या। रामदास की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। रामदास का कहना ठीक ही था, वो पूरा अनाज 600 रुपए से ऊपर का था। अपनी दाल न गलती देख और रामदास का सबसे उत्तम किस्म का अनाज जान मजबूरन एक व्यापारी ने उसे उचित दाम देकर सारा अनाज खरीद लिया। लो संभालो 500 रुपए और सारा अनाज मेरा हुआ। धन्यवाद सेठ जी। और इस तरह रामदास ने कुछ ही वर्षों में अपनी बुद्धिमानी से ढेर सारा धन एकत्रित कर लिया। कुछ धन लगाकर उसने एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया। फिर रामदास और उसके परिवार की जिंदगी आराम से कटने लगी। अब उसे किसी चीज का अभाव नहीं था। लेकिन रामदास पहले की तरह अब भी नेक, मेहनती और दयालु ही था। रामदास के बढ़ते हुए धन पर गांव के 4 चोरों की नजर पड़ गई और वे उसके धन को उड़ाने की योजना बनाने लगे। सुनो भाइयों, रामदास ने अपनी तिजोरी में खूब सारा धन जमा कर रखा है। यदि वो सारा धन हमारे हाथ लग जाए तो सारा जीवन आराम से कट जाएगा। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं। तो ठीक है, आज रात को ही हम उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। तब तक चलो खा पी कर मौज लेते हैं। ठीक है। और उसी रात चारों चोर रामदास के घर पहुंचे और चुपचाप सेंध लगाने लगे। सेंध लगाकर जब वे घर के भीतर पहुंचे, रामदास उन्हें अपनी तिजोरी के निकट ही चारपाई पर सोता दिखाई दिया। ओह, ये तो यहीं सोया पड़ा है। यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो ये जाग जाएगा। हाँ चलो लौट चले, फिर कभी मौका देखेंगे। वे जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वापस लौट पड़े। परंतु जब वे उस कमरे से गुजर रहे थे जहां अनाज से भरी बोरियां रखी थी, क्या विचार है दोस्तों, क्यों ना आज इन्हीं से काम चलाया जाए। ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। तभी उनका एक साथी कुछ सोचता हुआ बोल उठा, लेकिन भाइयों ये तो सोच लो कि इन बड़ी बड़ी भारी बोरियों को रखेंगे कहाँ। यदि रामदास ने पूरे गांव की तलाशी ली तो। अरे यार, तुम तो पूरे गांवदी हो, भला घर में रखने की क्या जरूरत है। सीधे बाजार चलेंगे और बेच डालेंगे। हाँ,
ये तो अच्छा विचार है। तो फिर चलो, उठाओ सब एक एक बोरी, कम से कम कुछ दिन तो मौज से कटेंगे। फिर उन चारों ने एक एक बोरी अपने अपने सिर पर रखी और बाजार की ओर चल पड़े। लेकिन वे चारों चोर इस बात से बेखबर थे कि रामदास उन्हें सेंध लगाकर घर के भीतर घुसते और अनाज की बोरियां ले जाते देख चुका है और इस समय चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। अवश्य ही ये अनाज बाजार में बेचने ले जा रहे हैं, घर में रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। चलो, ये भी अच्छा है, इन्हें मजा चखाने में मुश्किल नहीं होगी। बाजार पहुंचते पहुंचते पू फटने लगी, अतः बाजार में चहल पहल सी होने लगी थी। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि चहल पहल आरंभ हो गई, अब मजा आएगा। फिर जब रामदास ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने ही वाले हैं, तो वो वहीं से चिल्ला उठा, अरे भाइयों, कहाँ तक ढोए लिए जाओगे? थक गए होंगे, बस यहीं पर बोरियां रख दो और जाओ। चोरों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे बाप रे, मारे गए, ये कमबख्त यहाँ कहाँ से आ मरा? दूसरे ही क्षण उन्होंने अनाज की बोरियां वहां पटकी और भाग खड़े हुए। बेचारे घर तक पहुंचते पहुंचते तो अधमरे हो जाएंगे। चोरों के नजरों से ओझल हो जाने के बाद रामदास ने उसी दुकानदार को उचित दाम पर चारों अनाज के बोरे बेच दिए और रुपए लेकर खुशी खुशी वापस घर लौट गया। इस हार से वो चोर बुरी तरह चिढ़ गए। उफ, कमबख्त ने हमारी पूरी रात काली करवा दी। मेरा तो जी चाहता है कि अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ दूं। बोरी ढोने से अभी तक मेरी पीठ दर्द कर रही है। चिंता मत करो, इस बार वो हमारे हाथों बर्बाद होने से नहीं बचेगा। और फिर वे रामदास को बर्बाद करने की योजना बनाने लगे। कुछ ही दिनों के बाद वे चारों चोर फिर सेंध लगाने के लिए रामदास के घर पहुंचे। ध्यान रखना, इस बार हमें खाली हाथ नहीं लौटना है। चिंता मत करो, आज हम उसे कंगाल करके ही छोड़ेंगे। लेकिन चोरों के सेंध लगाने की आवाज से एक कमरे में सोए रामदास की आंख अब की बार फिर खुल गई। ठक ठक, ओह, ये आवाज कैसी? देखना चाहिए। खिड़की के बाहर झांकते ही उसका माथा ठनका। ओह, ये तो वही चोर मालूम पड़ते हैं। फिर चोरी के इरादे से आए हैं। ठीक है, इस बार मैं इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और जल्दी जल्दी उसे कुछ समझाने लगा। सब कुछ अच्छी तरह समझ गई ना भगवान? हाँ जी, अब तुम चिंता मत करो और लेट जाओ। उसके बाद दोनों सोने का बहाना करके चारपाई पर लेट गए। चारों चोर घर में घुसकर उस कमरे में पहुंचे जहां रामदास और उसकी पत्नी सोए हुए थे। शुक्र है गहरी नींद सोए हैं, और यह भी हमारे लिए अच्छा है कि वे आज तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। शी शी, चुप रहो, हमें आहिस्ता से इस कमरे से होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है। लेकिन चोरों ने जैसे ही वहां से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए उस कमरे के भीतर कदम रखा, रामदास की पत्नी चीखती हुई उठ बैठी। ए जी उठो, जल्दी उठो। उफ, जल्दी जल्दी छिप जाओ। चोर घबराकर तेजी से दरवाजे की ओट में जा छिपे। रामदास भी आंखें मलता हुआ उठ बैठा, मानो वास्तव में पत्नी के जगाने पर ही वो जगा हो। क्या हुआ भगवान, कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब चौपट कर दिया। अजी, अभी चौपट हुआ नहीं, लेकिन हो जरूर जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। भयानक सपना? कैसा भयानक सपना? अजी, मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सारा धन चुरा कर ले गए हैं और हम बर्बाद हो गए हैं। जल्दी से तिजोरी से सारा धन निकाल कर कहीं और छिपा दो, कहीं वास्तव में चोर आ टपके तो। सुनकर रामदास हंसता हुआ बोला, अरे भगवान, तू चिंता मत कर, मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी से सारा धन जेवर निकालकर बगीचे के कुएं में डाल दिया है। पता नहीं कब चोर आ टपकते और चुरा ले जाते। सुनकर पत्नी प्रसन्न हो उठी। वाह जी, आप तो वास्तव में बहुत चालाक हो गए हैं। चोरों ने यदि तिजोरी पर हाथ साफ करना चाहा भी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, अब चल सो जा, कहीं चोरों ने हमारी बात सुन ली तो गजब हो जाएगा। उसके बाद वे दोनों पुनः अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए। दरवाजे के पीछे खड़े उनकी बात सुन रहे चोरों की खुशी का ठिकाना ना रहा। चलो, ये भी अच्छा हुआ, अब हमें तिजोरी तोड़ने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। चलो कुएं पर चलते हैं। हाँ चलो, कमबख्त बहुत चालाक बनता था, सुबह उठने पर पता चलेगा। फिर वे चुपके चुपके घर से बाहर निकले और पिछवाड़े बगीचे में मौजूद कुएं के निकट पहुंच गए। चलो, जल्दी से रस्सी निकालो और कुएं में उतरो।
और कुएं में रस्सी लटकाकर वे चारों एक एक करके नीचे उतरने लगे। लेकिन उन बेचारों को क्या मालूम था कि उस सूखे कुएं में असंख्य ततैयों ने अपना घर बना रखा था और रामदास ने जानबूझकर मजा चखाने के लिए ही उन्हें वहां भेजा था। जैसे वे कुएं के भीतर उतरे, अपनी शांति भंग होते देख बड़े बड़े ततैये सैकड़ों की संख्या में उनसे लिपट गए। अरे बाप रे, आए मैं मरा, उफ मेरी माँ मुझे बचाओ, उई। बड़ी मुश्किल से वे चारों कुएं से बाहर निकलने में सफल हो पाए, लेकिन तब तक ततैयों ने काट काट कर उनका बुरा हाल कर दिया था। उफ, उस सुअर रामदास ने तो हमें मरवाने में आज कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। उफ, मेरा मुंह। खूब मूर्ख बनाया उसने आज हमें, लेकिन जल्द ही मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद उन्होंने चुपचाप सिसकते कराहते अपने अपने घर की राह ली और उन्हें जाते देख रामदास और उसकी पत्नी ने निश्चिंतता की सांस ली। पाजी, अब कई दिन तक नहीं भूल पाएंगे इस सबक को। हाँ चलो, अब आराम से चलकर सोएं। कुछ दिनों तक अब वे हमारे घर का रुख नहीं करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद जब चोरों की हालत कुछ ठीक हुई तो एक रात वे फिर रामदास से अपनी पिछली दोनों असफलताओं का बदला लेने उसके घर पहुंच गए। इस बार वे अपने साथ घातक हथियार भी लेकर आए थे। सुनो, यदि इस बार रामदास ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे खत्म करने में जरा भी नहीं हिचकना। ठीक है। लेकिन सतर्क रामदास उस समय अपने घर की छत पर था और उसकी दृष्टि उन चोरों पर पड़ चुकी थी। फिर आ धमके, लेकिन इस बार इनके इरादे भयानक नजर आते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। यदि इस समय मैंने पड़ोसियों को आवाज लगाने की कोशिश की तो हो सकता है उनके आने से पहले ही ये हमें क्रोध में मार डालें। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। नीचे पहुंचकर रामदास ने गहरी नींद में सोई अपनी पत्नी को जगाया। क्या बात है, क्यों नींद खराब कर दी मेरी? एक चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही। एक बात बताओ। उधर चोर जो तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे, उनके कमरे से आती बातचीत को सुनकर ठिठक गए। अगर तुझे लड़का होगा तो उसका क्या नाम रखेगी? ओह, अभी भी दोनों जाग रहे हैं। शी शी, चुप रहो, ध्यान से सुनो क्या बात कर रहे हैं। इधर रामदास के बेतुके प्रश्न को सुनकर नींद की मारी पत्नी झल्लाकर बोली, उसका नाम मैं तुम्हारा सिर रखूंगी। लेकिन मैंने तो उसका नाम मानसिंह रखना सोचा है। बेचारी पत्नी कुछ भी ना समझी, वो निंदी सी बोली, ठीक है, मानसिंह ही रख लेना, अब सो जाओ। सोऊं कैसे भगवान, अभी तो मैंने दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा, तुम ही बताओ, क्या नाम रखोगी दूसरे लड़के का? पत्नी फिर झल्ला उठी, उसका नाम चोर रख लेना। वाह, क्या नाम सुझाया है। पहले का नाम मानसिंह और दूसरे का चोर। तुम कितनी समझदार हो भगवान। फिर रामदास प्रसन्नता भरे स्वर में आगे बोला, अच्छा एक बात और बता भगवान, यदि किसी समय वे दोनों बाहर चले जाएं और चोर घर में घुस आएं, तब हम क्या करेंगे? तब तुम दौड़कर उन्हें बुला लाना। गलत, भला उनके आने से पहले तक चोर हमें मार ना डालेंगे। मैं तो यहीं से इस तरह चिल्ला चिल्ला कर पुकारूंगा। और रामदास जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानसिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे, मानसिंह रे, चोर रे, जल्दी। रामदास के घर के पड़ोस में मानसिंह नाम का एक पहलवान रहता था। रामदास की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। मानसिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। अरे, ये तो रामदास की आवाज है। शायद उसके घर में चोर आ घुसे हैं। जल्दी पड़ोसियों को एकत्रित करूं। आनन फानन में मानसिंह ने बहुत से लोगों को एकत्रित किया और सभी लाठियां आदि लेकर रामदास के घर की ओर दौड़ पड़े। इधर रामदास गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए ही जा रहा था। उसकी पत्नी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अतः वह उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अब गला फाड़ते ही रहोगे या चुप भी होगे? तुम्हारी चीख पुकार सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे। हे भगवान, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? मानसिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। पहले तो चोरों की समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन रामदास की पत्नी की बात सुनकर वे बुरी तरह चौंक उठे। भैया, रामदास की पत्नी ठीक कह रही है। यदि ये पागल इसी तरह चीखता रहा तो सचमुच लोग यहाँ पहुंचेंगे और हम घेर लिए जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, चलो पहले उसी का मुंह बंद करें। लेकिन तब तक रामदास का मुंह बंद करने में चोरों को बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तभी मानसिंह और बहुत से लोग वहां पहुंचे थे। वे रे चोर, मारो मारो।
अरे बाप रे, मारे गए। और इससे पहले कि वे चारों संभल पाते, भीड़ उन पर टूट पड़ी। आए, उफ, आह। तोड़ डालो इनके हाथ पैर, ताकि फिर किसी के घर चोरी करने की हिम्मत ना करें। इस तरह रामदास की चालाकी से न केवल वे चारों चोर पकड़े गए, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। भैया, मैं तो अब कभी रामदास के घर चोरी करने का नाम नहीं लूंगा, और मैं उसके घर तो क्या, उसके गांव भी नहीं जाऊंगा। मैं भी कान पकड़ता हूं। सुनो भाइयों, इस पिटाई के बाद तो मैंने चोरी ना करने का प्रण कर लिया है। जब गांव वालों को रामदास ने उन चोरों की पूरी कहानी सुनाई तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उसकी बुद्धिमानी व चालाकी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जवाब नहीं तुम्हारा रामदास। बेशक पूरे गांव में तुम्हारे जैसा चालाक कोई नहीं। अब बेचारे चोर डाकू तुम्हारे घर तो क्या, फिर कभी इस गांव का रुख भी नहीं करेंगे। समय बीतने के साथ साथ एक दिन रामदास अपने गांव का ही नहीं, बल्कि पूरे जिले का सबसे धनवान और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया और अपने परिवार के साथ आराम से जीवन निर्वाह करने लगा। लेकिन तब भी वो परिश्रमी, ईमानदार, नेक और दयालु था। समाप्त। नई कहानी, दो ठग। एक बार एक ठग शहर से लोगों को ठग कर वापस अपने गांव लौट रहा था। ठगा हुआ धन उसकी घोड़ा गाड़ी में रखे एक बोरे में भरा था। वो बहुत प्रसन्न था। आहा, अब मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरे बीवी बच्चों को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, और अब मुझे वर्षों तक अपनी जान जोखिम में भी नहीं डालनी पड़ेगी। साथ ही मुझे अपने दुश्मन नगदी लाल को भी नीचा दिखाने का मौका मिलेगा। तभी उसकी दृष्टि दूर से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। अरे, वो तो नगदी लाल ही मालूम पड़ता है। यदि उसे मेरी दौलत की भनक पड़ गई तो वह जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। खैर, कोई बात नहीं, मेरा नाम भी उधारी लाल है। देखता हूँ इस बार वो मुझे कैसे मूर्ख बनाता है। वो व्यक्ति भी एक ठग था। उसका नाम था नगदी लाल, और वो उधारी लाल यानी घोड़ा गाड़ी वाले ठग के गांव में ही रहता था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। ओह, वो तो उधारी लाल है। लगता है शहर से काफी तगड़ा हाथ मार कर आ रहा है। दोनों के एक दूसरे के निकट पहुंचने पर, अरे भाई उधारी लाल, कहां से आ रहे हो? काफी प्रसन्न लगते हो। लगता है शहर से इस बार काफी तगड़ा हाथ मार कर लाए हो। उसकी बात सुन उधारी लाल को मन ही मन क्रोध तो बहुत आया, लेकिन प्रकट में वो उदास स्वर में बोला, अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ठगी का धंधा कभी का छोड़ चुका हूँ। आजकल मैंने गल्ले का छोटा मोटा व्यापार कर लिया है। बस भाई, किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। उधारी लाल की बात सुनकर नगदी लाल मन ही मन मुस्कुराया, फिर उससे सहानुभूति जताता हुआ अपनत्व भरे स्वर में बोला, शायद अनाज को शहर की मंडी ले जाने के लिए ही तुमने ये मरियल सी घोड़ा गाड़ी खरीदी है। हाँ भाई, लेकिन आज तो इस मरियल घोड़ा गाड़ी की तरह ही किस्मत भी खोटी निकली। अनाज की केवल एक बोरी ही शहर ले गया था, मगर वो भी नहीं बिकी। अरे भाई उधारी लाल, व्यापार में तो मंदा गर्म चलता रहता है, लेकिन व्यापार तुमने अच्छा ही शुरू किया। मैं भी ठगी छोड़कर यही गल्ले का व्यापार करने की सोच रहा हूँ, लेकिन तजुर्बा नहीं है, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्ही से परामर्श ले लूँ। जरूर जरूर, जब जी चाहे घर आ जाना। ठीक है भाई, अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, वापस लौटकर तुमसे जरूर मिलूंगा। फिर दोनों ने आपस में विदा ली और उधारी लाल ने अपनी घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दी। उफ, ईश्वर का शुक्र है कि कमबख्त से आसानी से पीछा छूट गया। कुछ कदम आगे बढ़ने के पश्चात नगदी लाल पलटा। मुझे मूर्ख समझता है, नोटों से भरी बोरी को अनाज की बोरी बताता है। मैंने भी इसे दो का पहाड़ा नहीं पढ़ाया तो मेरा नाम भी नगदी लाल नहीं। जब उधारी लाल घोड़ा गाड़ी सहित उसकी नजरों से पूर्णतया ओझल हो गया तो वो एक कच्चे मार्ग पर उतरकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस कच्चे मार्ग से होकर मैं उससे पहले आगे निकल जाऊंगा। काफी दूर तक चलने के पश्चात वो पुनः मुख्य सड़क पर आ गया। अभी तो वो काफी दूर होगा, अपना मायाजाल यहाँ बिछा दूं। दूसरे क्षण उसने अपने कंधे पर लटकी पोटली को खोला और उसमें से चमचमाती कसीदेदार एक जूती निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। जा तो रहा था शहर इस जूती की जोड़ी से लोगों को ठगने, लेकिन ठगा जाएगा बेचारा उधारी लाल। फिर वो पुनः तेजी से कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे दौड़ पड़ा। कितना मजा आएगा जब वो इन जूतियों के चक्कर में अपना सारा धन हाथ से गवा बैठेगा। कमबख्त हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है।
काफी दूर निकलने के पश्चात वो पुनः सड़क पर पहुंचा और अपनी पोटली से जोड़ी की दूसरी जूती भी निकालकर उसने सड़क के बीचों बीच रख दी। अपनी मरियल घोड़ा गाड़ी में उसे यहाँ से पहली वाली जूती तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जबकि कच्चे मार्ग से पैदल वहां पहुंचने में केवल 10 मिनट। वो समय की बचत और लालच में वहां तक जरूर पैदल ही जाने की सोचेगा। मेरी प्यारी जूती, अच्छी तरह डालना उसकी अकल पर पत्थर। उसके बाद वो निकट की झाड़ियों में जा छिपा। काफी देर बाद जब उधारीलाल घोड़ा गाड़ी हाँकता हुआ पहली वाली जूती के पास पहुंचा। वाह, कितनी शानदार जूती है, कीमती भी मालूम पड़ती है। तुरंत गाड़ी से उतरकर उसने वो जूती उठाई और दूसरी जूती के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन जब उसे दूसरी जूती आसपास कहीं नहीं दिखाई दी तो बहुत समय से मेरी ऐसी जूती पहनने की तमन्ना थी, लेकिन बेकार। भला ये अकेली जूती मेरे किस काम की। और जूती को वहीं छोड़कर वो घोड़ा गाड़ी पर सवार हो आगे बढ़ चला। काश दूसरी जूती भी मिल गई होती तो मेरी वर्षों की हसरत पूरी हो गई होती। लगभग 2 मील आगे बढ़ने पर उसे सड़क के बीचों बीच दूसरी जूती भी चमकती दिखाई दी। ओह, एक और जूती। ये तो पहले वाली जूती की ही जोड़ीदार मालूम होती है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। यदि वो जूती भी उठा लाया होता तो अब मेरे पास एक कीमती और सुंदर जरी के काम वाली जूतियों का जोड़ा होता और मेरी वर्षों की तमन्ना मुफ्त में पूरी हो गई होती। लेकिन अब यदि मैं अपनी इस मरियल घोड़ा गाड़ी पर पहली वाली जूती को लाने जाता हूँ तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और हो सकता है इस बीच उस जूती को कोई और उठा ले जाए। तैसा दिमाग में एक विचार आते ही उसने खोजपूर्ण निगाह से इधर उधर देखा। यदि मैं कच्चे मार्ग से जाऊं तो उस स्थान तक पहुंचने में मुझे केवल 10 मिनट लगेंगे। आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर भला गाड़ी में से नोटों की बोरी कौन उठाएगा। और फिर उसने घोड़े की रास एक पेड़ से बांधी और पीछे की जूती लाने के लिए कच्चे मार्ग पर दौड़ चला। वो मारा, मेरी योजना कामयाब हो गई। उधारीलाल के वहां से जाते ही नगदीलाल झटपट झाड़ियों से बाहर आया और नोटों से भरी बोरी को कंधे पर लाद सरपट अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर शीघ्रता से बोला, अब तुम जल्दी से सारा धन भूसे के ढेर में छिपा दो। मैं बाग के अंधे कुएं में जाकर छिप जाता हूँ। उधारी आए तो कह देना कि शहर गए हैं, अभी तक लौटकर नहीं आए। ठीक है, तुम किसी बात की चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। फिर नगदीलाल पास वाले बाग के अंधे कुएं में जाकर छिप गया। उधारी आएगा जरूर, लेकिन मुझे न पाकर अपना माथा पीट कर रह जाएगा। उधर जब उधारी जूती को लेकर वापस लौटा तो गाड़ी से नोटों की बोरी को गायब पाकर एक बारगी तो उसे गुस्सा आ गया। आए, मेरी नोटों से भरी बोरी कहाँ गई। लेकिन शीघ्र ही, जरूर ये चक्कर नगदीलाल का ही चलाया हुआ लगता है। उसने मेरी नोटों की बोरी हड़प करने के लिए ये जूतियां कच्चे मार्ग से होकर सड़क पर रखी होंगी। मुझे तुरंत उसके घर पहुंचना चाहिए। फिर वो घोड़ा गाड़ी पर सवार हो नगदीलाल के घर की ओर चल पड़ा। बच्चू, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। मैंने भी उसे 4 का पहाड़ा ना पढ़ाया तो मेरा नाम उधारीलाल नहीं। जैसे तैसे वो उस मरियल घोड़ा गाड़ी के साथ शाम तक नगदीलाल के घर पहुंचा। नगदीलाल की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी। नगदीलाल कहाँ है भाभी? मुझे उससे व्यापार के सिलसिले में बात करनी है। लेकिन वे तो शहर गए हैं भैया। ओह, उधारीलाल को समझते देर नहीं लगी कि नगदी की पत्नी साफ झूठ बोल रही है। मक्कार की औरत साफ झूठ बोल रही है। जरूर वो कहीं छिप गया है, लेकिन करूं क्या। इसे सच उगलवाना भी तो आसान काम नहीं है। खैर, कब तक छिपा रहेगा, कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, फिर देखूंगा। और उधारीलाल मन मसोस कर चुपचाप अपने घर लौट गया। रात को नगदीलाल की पत्नी ने रोटियां पकाकर एक पोटली में बांधी और बाग के कुएं की ओर चल पड़ी। इस समय तो आसपास कोई नहीं, चलकर उन्हें रोटी खिलाऊं, बहुत भूख लगी होगी। कुएं के निकट पहुंचकर उसने रोटी की पोटली रस्सी से बांधी और उसे कुएं के भीतर लटकाकर धीरे से बोली, रोटियां ले लो जी। अपनी पत्नी की आवाज पहचान कर नगदी ने झट रस्सी से पोटली खोल ली। ठीक समय पर रोटी लाई। बड़े जोरों से भूख लगी थी मुझे। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसकी पत्नी निश्चिंतता से लौट गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। नगदी को उसकी पत्नी रोजाना रोटियां पहुंचा आती और नगदी मजे से रोटियां खाकर अंधे कुएं में छिपा रहता। इधर उधारीलाल रोज सवेरे नगदी के घर आता और उसकी पत्नी से नगदी के बारे में पूछता, पर सदा उसे एक ही उत्तर मिलता, अभी तो नहीं लौटे भैया, मुझे तो स्वयं उनके बारे में चिंता हो रही है। ओह,
और उधारी निराश होकर वापस लौट जाता। एक दिन जब उधारी दोपहर को नकदी के घर पहुंचा तो उसे नकदी की पत्नी पोटली हाथ में लिए एक और जाती दिखाई दी। ये मक्कार की औरत हाथ में रोटियों की पोटली लिए कहाँ जा रही है, देखना चाहिए। और उधारी चुपचाप उसके पीछे हो लिया। ये तो बाग के भीतर जा रही है, कहीं नकदी यहीं तो नहीं छिपा। फिर जब उधारी ने बाग में प्रविष्ट होकर नकदी की पत्नी को कुएं की ओर बढ़ते देखा तो वह झट निकट के एक पेड़ पर चढ़ गया। इस पेड़ से देखूंगा कि ये औरत यहाँ क्यों आई है और क्या करती है। इधर नकदी की पत्नी ने कुएं में रस्सी लटकाकर रोज की तरह आवाज दी, रोटियां ले लो जी। नकदी ने पहले की तरह रस्सी से रोटियां निकाल ली और उसकी पत्नी वापस हो ली। तो ये बात है, वो धूर्त यहाँ कुएं में छिपा बैठा है, अब मजा चखाऊंगा इसे। दूसरे दिन उधारी स्वयं सूखी रोटियां लेकर बाग में कुएं के पास जा पहुंचा। अब मजा आएगा। फिर उसने पोटली रस्सी के सहारे कुएं के भीतर लटकाई और नकदी की पत्नी की आवाज निकालता हुआ बोला, रोटियां ले लो जी। नकदी ने तुरंत पोटली रस्सी से खोल ली, किंतु पोटली में सूखी रोटियां देखकर वो क्रोध से चीख उठा, अरे कमबख्त, आज ये सूखी रोटियां क्यों ले आई? क्या घी का अकाल पड़ गया है? उधारी ने तुरंत स्त्रियों जैसी आवाज में कहा, घी का अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन पैसों का अकाल जरूर पड़ गया है। घर में घी खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए बिना चुपड़ी रोटियां ले आई हूं। क्या? नकदी ने चकित होकर कहा, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं? अरे भगवान, कहीं तेरी मति तो खराब नहीं हो गई? अभी जो मैंने इतना सारा धन ला कर दिया था उसका क्या हुआ? क्या उस नोटों की बोरी में आग लगा दी? नोटों की बात सुन उधारी लाल की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी, लेकिन मन की प्रसन्नता दबाते हुए उसने स्त्री की ही आवाज में कहा, ओह, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने उसे कहां छिपा कर रखा है। अरे भगवान, मेरे कहने पर तूने ही तो उसे भूसे के ढेर में छिपा कर रखा था। ओहो, अब याद आया, सच मैं तो उस बोरे के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, कल से तुम्हारे लिए फिर चुपड़ी रोटियां लेकर आया करूंगी। कहकर उधारी लाल वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद नकदी की पत्नी आई और कुएं में रस्सी डालकर पहले की तरह रोटियां ले लेने के लिए आवाज दी। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर भीतर छिपा नकदीलाल चौंक कर उछल पड़ा। अरे, आज क्या वास्तव में तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है? अभी अभी तो तुम मुझे रोटियां दे गई हो, अब दोबारा क्यों लाई हो? क्या कहते हो जी? मैं तो पहली बार रोटियां लेकर आई हूं। क्या? अगले क्षण एक विचार के आते ही वो चौंक पड़ा। तब तो मैं रोटियां खा चुका, जल्दी से मुझे बाहर निकाल। नकदी की पत्नी ने रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही नकदी घर की ओर दौड़ पड़ा। अरे हुआ क्या? कुछ बताओगे भी? बोल मत, चुपचाप मेरे पीछे चली आ। मुझे लगता है अब तक सब गुड़गोबर हो चुका होगा। घर पहुंचते ही सचमुच नकदी ने अपना माथा पीट लिया। आए, वो नोटों की बोरी कहाँ गई? अरे गई नहीं, बल्कि वही उधारी का बच्चा हमें गच्चा देकर ले गया। अफसोस तो ये है कि मेरी कीमती जूतियां भी इसी चक्कर में हाथ से जाती रही। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी इस कॉमिक्स की कहानी। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।